लालची बेटी बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब लालची बेटा अपने अधमरे पिता के पास बूढ़ी माँ को रोता बिलखता छोड़कर भाग गया तो माँ ने सिखाया ऐसा तगड़ा सबक कि बेटी बहू कहीं मुँह दिखाने के लायक न रहे। घर के आंगन में पड़े चारपाई पे बैठे राम प्रसाद जी आम के फलों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन फलों को देखकर उनके मन में ढेरों विचार उमड़ के उनके मन को बेचैन किए जा रहे थे कि कैसे ये आम के फल साल के एक बार आते हैं, तब तो इसकी शोभा निराली ही रहती है और कोई न कोई इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर इसे जरूर निहारता है और इस पेड़ की देखभाल होती है। लेकिन जैसे इसके सारे फल तोड़ लिए जाते हैं तो यह पेड़ साल भर के लिए फिर से वीरान हो जाता है। बस इस पेड़ की तरह ही हमारी ज़िंदगी भी हो गई है। जब फसल साल भर के में एक बार काट कर घर में ले आते हैं तब हमारे बच्चों को अब आपकी याद आती है, क्योंकि उस समय उन्हें घर का अनाज चाहिए होता है और बाकी बची फसल को बेचने के बाद जो रुपये पैसे हमारे पास होते हैं उन्हें भी किसी न किसी बहाने से निकलवा ही लेते हैं। उसके बाद साल भर तक माँ बाप की साल में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मनोरमा जी अपने पति के लिए आम का जूस बनाकर ले आई और बोली, क्या हुआ जी, आप फिर से कौन सी गहन चिंता में डूब गए? आप जानते हैं ना, चिंता करने से आपकी बीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के लिए कहा है ना, फिर भी आप इतना क्यों सोचते हैं? राम प्रसाद जी बोले। तो मनोरमा जी, हमारी ज़िंदगी भी इस आम के पेड़ की तरह ही है ना, और जो आम का जूस लाए हो बस ऐसे ही हम भी अपने संतानों के द्वारा जूस की तरह ही निचोड़ लिए जाते हैं। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर मनोरमा जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। सही तो कह रहे थे वे, उनके बच्चे हर साल उनके साथ वैसा ही तो करते हैं। फिर भी जिस प्रकार हर पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर दुख सुख में साथ देना, वैसे मनोरमा जी ने भी अपने पति को समझाने की कोशिश की कि वह ज़्यादा चिंता न करे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन सच्चाई तो वो भी जानती थी। उनके बेटे कितने मतलबी हैं। उन्होंने उस समय अपने पति के साथ इधर उधर की बातें कि उन्हें खुश रखने के कह रही थी कि उन्हें बड़े बेटे विनोद का फ़ोन आया और उसने कहा, माँ पापा कहाँ है? विमला जी बोली, क्यों बेटा, तुम्हें अपने पापा से ऐसा क्या काम पड़ गया? विनोद उदासी आवाज़ में बोला, माँ मुझे 20,000 की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप पापा से कहकर 20,000 मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए ना। मनोरमा जी पुत्र मोह में फंसकर अपने पति से बोली, एसजी विनोद का फ़ोन है, उसने 20,000 मांगे। बहुत परेशान सा लग रहा था, पैसे जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट में डालने के लिए कह रहा था, इसलिए आप जल्दी से बैंक जाकर 20,000 डाल दीजिए ना, फिर बाद में उसे पूछ लेंगे कि उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। राम प्रसाद जी मन ही मन सोचने लगे, इसे ही कहते हैं माँ की ममता। अब बिना कुछ कहे चुपचाप उठे और बैंक में जाकर विनोद के अकाउंट में 20,000 ट्रांसफ़र कर दे। उसके 2 महीने बाद उसके छोटे बेटे विपिन के फ़ोन लगाया और बताया कि उसका बेटा छत से ऊपर से गिर गया है, इसलिए उसे दिखाने के लिए 10,000 की सख्त ज़रूरत है। अब राम प्रसाद जी ने सोचा, अगर बेटों से ऐसे ही लूटता रहा तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और कहा कि उन्होंने जो 20,000 उसे दिए थे वो वापस कर दे, क्योंकि विपिन का बेटा मोनू छत से ऊपर से गिर गया है और वो अस्पताल में भर्ती है, उसे पैसों की आवश्यकता है, इसलिए उन रुपयों को उसे देने चाहते हैं। राम प्रसाद जी ने जैसे अपने पैसे मांगे कि विनोद की बात करने का तरीका ही बदल गया। उसने साफ साफ कह दिया कि उन्हें लुटाने के उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। राम प्रसाद जी तो पहले से ही जानते थे कि विकास उन्हें पैसे वापस करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। उन्हें इतना अंदाज़ा तो था ही उसकी संतान कितनी मतलबी और मक्कार है, लेकिन उस समय उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि पैसे नहीं तो ना सही, कम से कम अपने भाई के बेटे को तो देखने आ जाना, और फ़ोन काट दिया। फिर मनोरमा जी ने कहा कि चलो अपने पोतों को देखने के लिए जाने की तैयारी करो, और उन्होंने बैंक से 10,000 निकाल लिए और दोनों पति पत्नी अपने पोते को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंच गए।
जैसे ही दोनों माता पिता अस्पताल में पहुंचे, विपिन ने सबसे पहले अपने पिता से पैसों के बारे में पूछा। राम प्रसाद जी कम चालाक नहीं तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, हम पहले अपने पोते से लेने दो, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं ना। अपने पिता की बात सुनकर विपिन थोड़ा लज्जित सा हुआ और उन्हें अपने बेटे मोनू से मिलवाने के लिए ले गया। राम प्रसाद जी अपने पोते को देखकर रो पड़े। मनोरमा जी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी छोटी बहू अंजलि आई और बोली, माँ जी आप इतना मत रोइए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस आप लोग समय समय पे जब जब हम पैसों की ज़रूरत हो आप भेजते रहिएगा। मनोरमा जी बोली, हाँ बहू, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बस तुम डॉक्टर से कहकर मोनू के इलाज में कोई कमी मत होने देना। अंजलि मन ही मन बहुत खुश हुई। जैसे ही राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी को विपिन को 20,000 दिए, उसने थोड़ी ही देर में उनसे कहा, पिताजी अब आप और माँ यहाँ रहकर क्या करोगे, आपकी उम्र हो चली है, यहाँ रहकर बेकार में ही परेशान होते रहोगे, इसलिए अब आप दोनों अपने घर चली जाइए। राम प्रसाद जी और मनोरमा जी ने जब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वे दोनों दंग रह गए। वे दोनों तो कुछ दिनों तक अपने पोते के साथ अस्पताल में रुकने के लिए आए थे ताकि उनके बेटे बहू को परेशानी न हो, लेकिन वहां जाकर तो उनकी सोच के विपरीत ही था। उन्होंने उस समय तो उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर वापस चले आए। उस दिन राम प्रसाद जी को बहुत ही बुरा लगा। उनके बेटे ने उन्हें एक दिन अस्पताल में रुकने के लिए कहा और ना ही अपने घर चलने के लिए कहा। यह बात जब उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा जी से अपना मन हल्का करने के लिए कही तो उन्होंने कह दिया, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा घबराया गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है, इसलिए अपने बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना। मनोरमा जी के ऐसे कहने पर राम प्रसाद जी ने भी अपने मन को मना लिया। अब 20 दिन के बाद विपिन अपने पिता से अपनी परेशानी बताता रहा कि मोनू अभी भी ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर एक पे एक खर्च बता रहे हैं, कहकर कभी 10,000 तो कभी 15,000 मंगवाता रहा। राम प्रसाद जी अपने पोते के मुंह में अपने पति से भी निवेदन कर करके पैसे भिजवाती रही, लेकिन विपिन मोनू को उसके दादा दादी से नहीं मिलने देता था और मनोरमा जी को हमेशा अपने पोते के शरीर पे बंधी सभी टुट्टी ही दिखाई देती रहती थी, इसलिए अपने पति से हमेशा कहती रहती कि जान बची तो लाखों पार, पैसों का तो आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे, लेकिन अगर शरीर का इलाज सही समय पे नहीं हुआ तो जीवन भर ठीक नहीं हो सकता। बस ऐसे ही विपिन ने अपनी माँ पिताजी से लगभग 2 से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस बात की भनक जब बड़े बेटे विनोद को लगी तो उसने सच्चाई जाननी चाहिए कि क्या वास्तव में मोनू को इतने पैसे लग रहे हैं या मोनू के माँ पिताजी से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रहा है। उसने उसी अस्पताल में एक नर्स विनोद की पड़ोस में रहती थी, उससे पूछा कि मोनू की तबीयत अभी कैसी है, तो उसने बताया कि वो तो ठीक होकर बहुत पहले ही अपने घर चला गया है, उसे तो हल्की सी मैनर चोट आई थी, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया था। विनोद ने जब सब बातें अपने माँ पिताजी को बताई तो उसके पिता ने तो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और उनका बीपी हाई होने लगा, लेकिन बेटे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जिस काम से आया था वो करने ही वाला था, इसलिए उसने उसी समय तक की एक ही झटके में अपने पिता से कह दिया कि उसे भी अपने बिजनेस से बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना जिस उसने कर्ज लिया है वो लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राम प्रसाद जी एक तरफ तो अपने छोटे बेटे के झूठ और लालच इस व्यवहार से उबर नहीं पाए थे और तुरंत उनके बड़े बेटे ने अपने पिता की तबीयत की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया और लगातार बोलता ही गया, अर्थात उनकी मंशा यही थी कि तुम मरो या जियो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम्हारे धन दौलत से मतलब है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते राम प्रसाद जी अपनी छाती को पकड़ कर चारपाई पर धड़ाम से गिर गए। उन्हें अब ऐसी नालायक बेटों का मुंह देखना भी गवारा नहीं हो रहा था और वो दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मनोरमा जी उन्हें देखती ही रह गई। उन्हें अपने बेटे से यह आशा थी कि वह अपने पिता को अस्पताल ले जाने में उनकी मदद करेगा, लेकिन उसने जैसे ही देखा पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है वो वहाँ से ऐसे दमा कर भागा कि मनोरमा जी उसे सोनी निगाहों से निहारती रही, क्योंकि अपने पति की ऐसी हालत देखकर
उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो हवा की भांति वहाँ से भाग निकला। बेटे के वहाँ से चली जाने के बाद मनोरमा जी को महसूस हुआ कि अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं रह गया। उन्होंने अपने पड़ोसी को रो रो कर बुलाया। बेचारे सारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनका पूरा साथ और उनका अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम किया, लेकिन दोनों बेटे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने भी नहीं आए। जब राम प्रसाद जी की 13वीं का कार्यक्रम हो चुका था तब करीब 1 महीने बाद छोटे बेटे विपिन ने विनोद को फ़ोन किया और बोला, भैया पिताजी की पेंशन तो माँ को ही मिलती होगी ना, तो क्यों ना हम माँ के एक कोरे कागज में साइन करवा ले ताकि उनकी पेंशन हमें ज़िंदगी भर मिलती रहे। विपिन का यह आइडिया विनोद को बहुत पसंद आया और दोनों भाई करीब 4 महीने बाद अपने पत्नी और बच्चे के साथ अपनी माँ के पास गए और दोनों ने ऐसी रोनी सूरत बनाई, ऐसी भी किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल पिघल जाए। मनोरमा जी ने जैसे ही दोनों बच्चों को अपने परिवार से ही देखा, उनकी ममता जाग उठी, उनकी आंखों से खुशी की चमक आ गई। परंतु दूसरी क्षण उन्हें अपने दोनों बेटों की वो हैवानियत विश्वार्थ पर याद आ गया जब विनोद की आंखों के सामने उसके पिता ने दम तोड़ दिया था। तभी उस पत्थर दिल इंसान का दिल नहीं पिघला और वो अपनी माँ को अकेली बेसहारा छोड़कर चला गया था। उसने विपिन को तो अपने पिता के बारे में सोचना जरूर दी होगी। ग्रस्त दुख की घड़ी में अपनी माँ के पास आना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप अपनी जगह पे ही बैठ गई। तभी छोटा बेटा विपिन बोला, माँ अब आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए आप हमारे साथ हमारे घर रहिए। इसलिए हम दोनों भाइयों ने सोचा है कि अब से हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसलिए आप इस कोरे कागज़ पे दस्तखत कर दीजिए ताकि आप भी निश्चित रहे कि आपके बेटे आपको अच्छी तरह से हमेशा रखेंगे। मनोरमा जी अपने ज़माने में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, इसलिए वो इतना तो ज़रूर जानती थी कि कोरे कागज़ में कभी भी साइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे के कोरे कागज़ में साइन करने से साफ इनकार कर दिया। तब बड़े बेटे विनोद ने बड़ी प्यार से कहा, माँ हम आपका भला चाहते हैं, अगर आप सीधे तरीके से साइन करते हैं तो कर दीजिए, वरना हमें टेढ़े तरीके से भी साइन करवाना आते हैं। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी तो अब सतर्क हो गई कि वो किसी भी पेपर पे साइन नहीं करेगी, लेकिन उनके बच्चे उनसे भी 10 कदम आगे थे। रात में सभी लोग सो गए तो दोनों भाइयों ने मनोरमा जी की अंगूठी का निशान ले लिया और सुबह होते वहाँ से अपनी माँ से मिले बिना ही गायब हो गए। मनोरमा जी जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि दोनों बेटों का परिवार गायब हो गया। और जब उन्होंने अपना हाथ देखा तो उनके अंगूठे में वही स्याही लगी रही हुई थी जिसे वे दोनों अपनी माँ से अंगूठी का निशान लगवाना चाहते थे। बेचारी मनोरमा जी अपने बेटों की करतूत के बारे में सोच कर बहुत रोई और अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी कि उन्होंने ऐसे नालायक बेटे को जन्म दिया है। समय यूं ही कट रहा था। मनोरमा जी जब अपने पति की पेंशन के पैसे निकालने के लिए बैंक में गई तो वहाँ के बैंक मैनेजर ने उन्हें बताया कि उनके बेटों ने आवेदन किया है कि उनकी माँ किसी गंभीर बीमारी में ग्रस्त है, इसलिए वे बैंक तक आने में असमर्थ है और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया है और अभी तक का सारा पैसे निकाल कर ले गए। मनोरमा जी ने जब यह सच्चाई सुनी तो वो तो वहीं बेहोश हो गई। आनान फनान में बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तो 2 दिनों के बाद जब उन्हें होश आए तो डॉक्टर ने पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर्फ आंसू बहाती रह गई। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्हें छुट्टी दे दी। मनोरमा जी गिरते पड़ते अपने घर पहुंची। अब उनका मन बिल्कुल भी किसी भी काम में नहीं लग रहा था, फिर भी जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। तभी करीब 6 महीने बाद दोनों बेटे अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ कैसे हो? मनोरमा जी का मन तो कर रहा था कि उनका कान पकड़ कर पूछे उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन चुप रह गए। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ हम दोनों भाइयों को पैसों की ज़रूरत है और यह घर और जो खेत है ये सब आपके नाम पर है, इसलिए आप कोर्ट में चलकर चुपचाप सारे पेपर्स पे साइन कर दीजिए, वरना आपका क्या अंजाम होगा आप तो जानती हैं ना। मनोरमा जी ने जब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खौल गया। इस बार वो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, अरे नालायक, थोड़ी तो शर्म कर ले, बाप की लाश
घर में पड़ी थी और तू उस बेशरम दुम दबाकर भाग गया था और उसी बाप के पैसों से इतना प्यार की सोती हुई माँ की अंगूठी का निशान कोरे कागज में लेकर चारों की तरह सुबह होने से पहले ही भाग गए और इतने में ही पेट नहीं भरा तो फिर से आ गए अपनी माँ की परवरिश को गाली देने। अरे तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे मरने के बाद यह जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ही होगा। कौन सा मरने के बाद अपने साथ ऊपर लेकर जाने वाली हूँ। दोनों भाइयों ने अपनी माँ की ऐसी बातें सुनी तो कहा तो फिर कल के मरने वाले आज ही मर जा और कर दे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कहा कर दोनों भाई अपनी माँ की कमर में लटकी अलमारी की चाबी मांगने लगे। जब उन्होंने देने से इनकार किया तो किसी ने उनका हाथ पकड़े तो किसी ने बाल खींचे और जोर झगड़ा करके चाबी छीन ली। फिर तुरंत ही अलमारी का ताला खोलकर घर और ज़मीन के पेपर निकाल लिए। बेचारी बूढ़ी माँ आंसू बहाती रह गए। जब उन्होंने उनसे पेपर पे साइन करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तब दोनों भाइयों ने मनोरमा जी के गाल पर थप्पड़ की बरसात कर दी। बाल पकड़ कर घसीटा और तो और दोनों ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के सीधा सभी जगह उनके अंगूठे का निशान लगवा दिया और लात घोष से इतना मारा कि वो अधमरी से हो गया। उन्होंने घसीट कर रात के अंधेरे में घर के बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगाकर वहां से भाग गए ताकि रात के अंधेरे में किसी को कानो कान खबर न हो सके। तभी 1-2 घंटे बाद उन्हीं के पड़ोस का लड़का जो विपिन का दोस्त था उन्हें पड़ोस वाले को आवाज़ लगा कि मनोरमा चाची यहाँ बेहोश पड़ी है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए और किसी ने एम्बुलेंस को फोन लगाई। इस प्रकार सभी के सहयोग से मनोरमा जी को अस्पताल पहुँचा दिया गया। मनोरमा जी कई दिनों तक सरकारी अस्पताल में ही पड़ी रही। उस बीच किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि मनोरमा जी बाहर पड़ी हुई है और घर में ताला कैसे लगा। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं थी। विपिन के दोस्त ने वहाँ का वीडियो बनाकर उसे भेज दिया था तो विपिन को लगा कि उसकी माँ सचमुच मर चुकी है। उसने वो वीडियो अपने भाई को भी भेज दी। भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्हें कुछ चाहते लोग मनोरमा जी की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे तो उनको लगा कि अब तो बुढ़िया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन 3 महीने तक मनोरमा जी का इलाज चलता रहा। फिर जैसे ही वो ठीक हो गई डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब वो कहाँ जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपने घर जाने की सोची और धीरे धीरे अपने घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो उस घर का तो कायाकल्प ही हो चुका था और उन्होंने जब उस घर में रहने वाले लोगों से पूछा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि आज से लगभग 3 महीने पहले विनोद और विपिन नाम के शख्स ने हमें घर बेच दिया है। मनोरमा जी ने जब अपने बेटों का नाम सुना तो वो समझ गई कैसी नीच हरकत उनके बेटे ही कर सकते हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि उनके पहले का जो सामान रखा होगा और से कोई ज़रूरी सामान लेने दीजिए। मकान मालिक दयालु प्रवृत्ति का था इसलिए उन्होंने उनका सारा सामान एक जगह समेट के रख दिया था। मनोरमा जी ने उसमें से अपने कुछ कपड़े लिए, अपनी पति की फ़ोटो ली और चुपचाप वहाँ से चली गई। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुँची। वहाँ किसी रईस आदमी की तरफ से भंडारा बंटवाया जा रहा था। मनोरमा जी ने भी एक पत्तल पकड़ी और लाइन में खड़ी हो गई। जब उन्होंने भंडारा का भोजन दिया थोड़ी ही देर में चटक गई और फिर से लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। उनकी ऐसी हरकत को उस रईस आदमी जिसका नाम राजन था उसकी छोटी बेटी दिव्या देख रही थी। उसको इस तरह खाता देख उसे बड़ा आनंद आ रहा था तो उससे बात करने जाने वाली थी कि उसके पापा राजन जी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह दौड़कर अपने पापा के पास चले गए। अब वे सभी लोग कार में बैठकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन दिव्या को उस रात नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो जैसी आंख बंद कर उसकी आंखों के सामने उस बूढ़ी भिखारन का चेहरा सामने आ जाता। वह दूसरे दिन जैसे कॉलेज जाने के लिए निकली सबसे पहले उस बूढ़ी अम्मा को मंदिर के पास मिली थी। उसे मिलने गई लेकिन वे वहाँ नहीं दिखी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा मंदिर से कुछ दूरी पर एक घास फूस की छपरी बनी हुई थी। बूढ़ी भिखारिन उसी छपरी के दरवाजे पे बैठी आने जाने वाले लोगों को निहार रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और चेहरा
छुरियों से आटा भरा था। दिव्या उनके पास गई और बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मंदिर में आरती हो चुकी है और पंडित जी प्रसाद वितरण भी कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और आप है कि यहाँ बैठी हुई है कि आपको भूख नहीं लगी? सभी लोग तो मेरे जैसे आपको यहाँ प्रसाद लाकर नहीं देंगे ना, तो आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? एक तो आप यहाँ अकेली रहती हैं और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कौन आपको अस्पताल लेकर जाएगा? चलिए मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ऐसा डांटते हुए दिव्या ने अपने लिए जो टिफिन लाई थी वो मनोरमा जी को देने के लिए जैसे उसने मनोरमा जी का हाथ पकड़ उठाने की कोशिश की तो उसने देखा उसका शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा था। दिव्या यह सब देखकर घबरा गई और मनोरमा जी को उसके अपनापन भरे स्वर सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसके शरीर में बुखार के कारण जो सुस्ती थी वो गायब हो गई थी। उनके अंदर ऊर्जा का एक नया संचार पैदा हो गया था। लेकिन दिव्या घबरा गई थी। उसने मनोरमा जी को जल्दी से पकड़ कर खाना खाने के लिए कहा और अपने पास रखे फास्ट एड बॉक्स में से बुखार की टैबलेट निकाल कर दे दी। मनोरमा जी उस टिफिन को ऐसी चटकर गई जैसे कितने दिनों से उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ हो और फिर टैबलेट भी खा ली। दूसरे दिन दिव्या फिर मनोरमा जी के पास गई तो उस दिन वो पूरी तरह से ठीक लग रही थी। दिव्या ने फिर से टिफिन उन्हें खाने के लिए दिया और बोली, अरे मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा, वैसे क्या नाम है आपका और इस दुनिया में आपका कोई नहीं है क्या? तब मनोरमा जी बोली, बेटी वैसे तो मेरा नाम मनोरमा है, लेकिन लोग मुझे बूढ़ी भिखारिन या पागल भिखारिन भी कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वही कह लेना। तभी दिव्या बोली, नहीं नहीं, मैं तो आपको अम्मा जी बोलूँगी क्योंकि मैंने बचपन से अपनी दादी या नानी को नहीं देखा और आप में मुझे मेरी दादी नानी नज़र आती हैं। फिर उसने बोला, हाँ तो अम्मा जी आप कहाँ से आई और आपके शरीर में परिवार में कौन कौन है? तब मनोरमा जी अपनी पोती के साथ मन लगाने लगे क्योंकि उन्होंने भी अपने पोती को बचपन से अपने पास नहीं रखा था, इसलिए उसने उनको अपनी पोती नज़र आ रही थी। उन्होंने उसे शुरू से ही आखिरी तक का सफ़र बताया कि किस तरह उनकी शादी राम प्रसाद जी के साथ हुई। उनके दोनों बेटों ने उन्होंने किस तरह नाज से पाल पोस कर बड़ा किया और किस प्रकार उनकी बेटों ने उसी समय पर धोखाधड़ी करके बड़े आदमी बनकर दुनिया में अपना पहचान बना ली। लेकिन जिस माँ ने इस दुनिया में पहचान करवाई उसी माँ को उन्होंने लात घूस से मार कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और आज दद्दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। और यह भी बताया कि किस तरह आज पड़ोस वालों की मदद से उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया गया। फिर वहां से वापस आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके लालची बेटे ने उनके घर भी बेच दिया। फिर भटकते भटकते वो यहाँ पहुँचे। अम्मा जी की दर्द भरी कहानी सुनकर दिव्या भी रो पड़ी। मनोरमा जी जब उसे अपनी अतीत बता रही थी तब उसने उसका वीडियो बना लिया था और कल मिलने आऊँगी कहकर वहाँ से चली गई। अपने घर में जाकर वह गुमसुम सी मोबाइल लेकर बैठी अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो अपने पिता की सहेली जो थी वो उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सबसे पहले अपने पिता को ही बताना चाहती थी और उसने अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसकी मदद जरूर करेंगे। शाम को उसके पापा राजन जी जैसे ही घर आए दिव्या अपने पापा से लिपट गई। राजन जी समझ गए कि दिव्या आज फिर से किसी बड़ी चीज़ की फरमाइश करने वाले हैं। उन्होंने जैसे उसे अपने से अलग करके उससे पूछने की कोशिश की कि क्या चाहिए मेरे बच्चे को, तो उन्होंने देखा दिव्या की दोनों आंखें गिली थी। राजन जी घबरा गए और दिव्या को अपने पास बैठाते हुए पूछने लगे, आखिर क्या बात है? तो दिव्या ने वो वीडियो राजन जी के सामने चला दी। राजन जी ने जैसे उस बूढ़ी अम्मा को देखा तो आंखें फटी रह गई। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ट्यूशन वाली मनोरमा मैडम है। बेटा ये तुझे कहाँ मिली? दिव्या खुश हो गई। पापा आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ बेटा यही तो है जिसकी बदौलत आज मैं सफलता के इस मुकाम पे हूँ। आज तो चलना पापा उसे मिलने। हाँ अब बेटा अभी की अभी चलेंगे। उसने मिलने दिव्या अपनी पापा मम्मी तुरंत ही मनोरमा जी से मिलने चली गई। मनोरमा जी उसी झोपड़ी में बैठी अपने पति की फोटो पर हाथ फेरती हुई बोली जा रही थी, आपने मुझे इस जालिम दुनिया में किसके सहारे छोड़ा है?
जी आप अपने साथ ही मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मेरी सबसे बड़ी गलती यही है ना कि मैंने ऐसे नालायक और लालची बेटे को जन्म दिया है। तभी राजन जी बोले, नहीं मैडम, गलती आपकी नहीं, गलती आपके उन नालायक बेटों की है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अपनी देवी समान इतनी प्यारी सी माँ को अपने पास नहीं रख सके। अचानक से आई रोबदार आवाज़ से चौंक गई और डर के कारण सिकुड़ती हुई एक कोने में दुबकने लगी। तब दिव्या उस झोपड़ी के अंदर आई और उन्हें साथ बना देते हुए बोली, अरे अम्मा, मैं हूँ मैं, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दिव्या हूँ और जिसने अभी अभी जो कुछ बोला वो मेरे पापा। तभी राजन जी मनोरमा जी के पास जाकर बैठ गए और उनका पैर छूकर उनके गाल को सहलाते हुए बोली, मैडम आपने मुझे पहचाना क्या? मनोरमा जी बोली, बेटा तुम कौन हो जो मुझे भिखारिन को मैडम कह रहे हो? मैडम मैं राजन में छोटा सा तो आपसे कितने बड़े शासन से पढ़ाया था मुझे, और अगर आपने मुझे उस दिनों सही शिक्षा न दी होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। और पता है मैडम, मैं तो अपने दोनों बच्चों को हजारे किस्से सुना डाले हैं आपके अब तक की। आप किस तरह हमको पढ़ाया करते थे, होमवर्क पूरा न करने पर कैसे कैसे सजा दिया करती थी। मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा याद आया, मैं तुझे मोहन से बुलाया करती थी। हाँ मैडम, वही मैं मोहन हूँ, देखिए आज भी मेरा नाम याद है आपको। फिर मनोरमा जी ने मोहन और उनके बीच के ढेरों किस्से दिव्या को सुना डाले। बीच बीच में सभी लोग जोर जोर से हंसते तो कभी कभी शांति भी छा जाती। उस दिन तो मानो मनोरमा जी फिर से अपने ज़माने के दिनों में जब वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाया करती थी वहाँ पहुँच गई। मनोरमा जी उस दिन अपने आप को बिना खाए नहाए बिना तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। फिर दिव्या ने कहा कि फिर इस लिहाज से तो आप हमारी दादी हुई ना, तो चलिए दादी आप हमारे साथ हमारे घर में, आपके बेटे का घर बहुत बड़ा है और दिल भी। मनोरमा जी मना करती रही लेकिन दिव्या नहीं मानी और उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। अब दिव्या मनोरमा जी से बोली, दादी आपको अपने बेटे के ऊपर केस करना चाहिए, उन्होंने आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया है और तो उसने अपनी संपत्ति को भी हड़पा है। मनोरमा जी बोली, बेटी अब उम्र कितनी बची है जो मैं अपनी संतानों पे मुकदमा करूं? नहीं बेटी, यह मुझसे नहीं होगा। फिर भी दिव्या ने जिद की, आप किस तरह दुनिया में नहीं जा सकते, आपको यह कदम उठाना ही होगा। आप तो पढ़े लिखे शिक्षित है न, फिर अत्याचार सहन भी पाप के समान ही होता है। और उसने अपने दोस्त की मदद से शहर के एक जाने माने वकील को अपना केस दे दिया और उनकी बेटे ने के खिलाफ नोटिस भिजवा दिया। जब नोटिस छोटे बेटे के पास पहुंचा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने बड़े भाई विनोद को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। तब विनोद बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है छोटे, तूने तो वह वीडियो भेजा था ना जिसमें आस पड़ोस के सभी लोग रो रहे थे और मानिस परी मरी पड़ी थी, फिर ये नोटिस भेज सकता है? दोनों भाई बात कर ही रहे थे तब तक बड़े बेटे के पास में नोटिस पहुंच गया। बड़ा बेटा तो नोटिस को देखते ही पागलों की तरह हरकतें करने लगा। उनका बीपी हाई हो गया और कुछ देर बाद उनका मुंह टेढ़ा सा हो गया, हाथ काम करना बंद कर दिया और पैर लड़खड़ाने लगे। इधर छोटे बेटे का भी कुछ वैसा ही हाल था, उसके भी शरीर के अंग काम करना बंद कर चुके थे। उसे भी ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके छाती पे प्रहार किया हो। अब दोनों बेटों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन उन दोनों की दिमाग की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन जिस तारीख को कोर्ट में पहुंचना था उस दिन तो जाना ही था, क्योंकि उसके पहले के 2 नोटिस में वे दोनों कोर्ट गए ही नहीं थे। यह तीसरा नोटिस था। अगर इस बार वे दोनों भाई अपनी मर्जी से नहीं जाते तो वो दोनों जिस हालत में होते और जहाँ भी होते पुलिस उन दोनों को वहीं उसी हालत में उठा लेते, इसलिए कोर्ट जाना ही पड़ा। पर भाइयों ने जब अपनी माँ को सही सलामत रेशमी साड़ी में देखा तो उनकी आंखों से खून उतर आया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अभी की अभी उन्हें मार डालेंगे। फिर लेकिन दिव्या ने उनसे मिलने नहीं दिया। जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो विनोद बोला, जज साहब यह कैसी माँ है जो अपने बेटों पे मुकदमा चला रही, इसे जितना पैसा चाहिए था हमें बोल देती, हम इसे भीख में दे देते, कम से कम हमारी ऐसी बदनामी तो नहीं होती। तब छोटा बेटा विपिन बोला, हाँ जज साहब,
हम शहर के जाने माने व्यापारी हैं, बाहर हमारी कितनी थू थू हो रही है, इस अनपढ़ गंवार को क्या मालूम। खुद को अपनी इज्जत बचा कर रख नहीं पाई, इससे हमारी इज्जत को भी तार तार कर रही है। तभी मनोरमा जी का वकील बोला, हद है साहब, मनोरमा जी के दोनों बेटों ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है कि दोनों इस शहर के नामी विवाद से है। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहता हूँ कि कितने इज्जतदार है और नामी विवाद की माँ अब तक कहाँ थी। आप ही पूछिए। दोनों भाइयों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मनोरमा जी इतने दिनों तक कहाँ थी और आज वो यहाँ तक कैसे पहुँची। तब वकील साहब ने वो वीडियो सबके सामने रख दी, जिसमें मनोरमा जी ने दिशा को सारी बातें बताई थी। जब सबने वह वीडियो देखा तो दोनों बेटों को 3-3 साल की सज़ा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। अपनी बूढ़ी माँ को मारने पीटने और धोखे से उनकी संपत्ति हड़पने तथा मानसिक ताड़ना देने के लिए दोनों भाई सम्मानपूर्वक अपनी माँ के 2-2 महीने अपने पास रखेंगे और उनकी दवाई गोली और खाना पीने का विश्वास ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया और उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो उनकी सज़ा भी बढ़ा दी जाएगी और अमाउंट भी बढ़ा दिया जाएगा। जज साहब का फैसला सुनते ही दिव्या तो खुशी से उछल पड़ी। उसने मनोरमा जी से कहा, देखा दादी, आप जीत गई, आपको न्याय मिल गया, सत्य की विजय हुई। लेकिन मनोरमा जी के चेहरे पे कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। उनके मन में उतर पुतर चल रही थी कि अपनी संतान से जीकर कौन सी विजय, कैसे जीत, और जिन बेटों ने मुझे मरने के लिए घर के बाहर छोड़ भाग गए, उनके घर का एक बूंद पानी भी शहर के समान ही होगा। तभी दिव्या उनके गले लगने के लिए कटघरे की तरफ दौड़ी। जब तक मनोरमा जी वहीं रुक गई थी, उनके आंखें पथराती सी गई, शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तब दिव्या जोर से चिल्लाई, दादी। सभी लोग की नज़र मनोरमा जी की तरफ थी। तब तक पुलिस वाले भी और कुछ लोग वहां आ चुके थे। दिव्या ने अपने पापा को फ़ोन करते हुए रोते हुए सारी बात बताई। उसके पापा तुरंत वहां पहुंचे। जब तक विनोद और विपिन भी माँ कहकर रोते हुए शरीर को हाथ लगाने लगे तो दिव्या ने कहा, अरे दुष्ट पापी, आप लोग मेरी दादी के पवित्र शरीर को छू नहीं सकते। आप लोग किस हक से इनके शरीर को हाथ लगा रहे हो। मेरी दादी ने कोर्ट में केस लगाने से पहले मुझसे वचन दिया था कि उसके इस पवित्र शरीर को उसके लालची अधर्मी बेटे ने हाथ ना लगाने दिया जाए और उसकी चिता को अग्नि मेरे पापा ही देंगे, क्योंकि मेरे पापा न भले उनके कोख से जन्म लिया हो, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जब उन्होंने अपनी ट्यूशन वाली मैडम को याद नहीं किया हो। शायद मेरे पापा का विशिष्ट प्रेम ही था। जब मेरी दादी मुझे उस घास फूस की झोपड़ी में मिली, वहाँ का दृश्य आज भी मुझे झकझोर देता है। ऐसी जगह में रहने के लिए मजबूर कर दिया था आप लोगों ने मेरी दादी को। तभी तो आज केस जीत जाने के बाद भी आप लोगों के घर का एक बूंद पानी पीना भी गवारा नहीं समझा और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी शिवानी माँ के पेट से ऐसी लज और धोखेबाज संतान कैसे पैदा हो सकती है। मुझे तो सच सोच कर ही बहुत बुरा लगता है। मेरी दादी आप जैसे संतान को जन्म दिया। दिव्या आप इतनी कम उम्र में इतना कुछ बोल देगी, उसे भी नहीं पता था। उसके पापा तो उसके विचार सुनकर दंग रह गए। उन्हें गर्व हो रहा था अपनी परवरिश में। मनोरमा जी के दोनों बेटों ने को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे दोनों भी रो रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही राजन जी ने मनोरमा जी का अंतिम संस्कार किया और सारे क्रियाक्रम करके एक बेटा होने का फर्ज निभाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।